Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your mentor रामभाई यादव. Learners, आज हम ग्रामर का टॉपिक क्लोजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं. Learners, आई थिंक आपको ये तो पता ही होगा क्लोजेस क्या होते हैं. चलो एक बार फिर से कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. पहले फ्रेज क्या होता है. फ्रेज आपने सुना ही होगा. फ्रेज क्या होता है. फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम सेंस. जैसे मैं कहती हूँ इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द रिसेस, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस निकले उनको हम बोलते हैं फ्रेज. उसके बाद आता है कि सेंटेंस क्या होता है. आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस. कि जो कंप्लीट सेंस देते हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको बोलते हैं सेंटेंस. और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब होना कंपल्सरी है सेंटेंस में. फाइनाइट वर्ब क्या होती है. फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके जो कि सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. यानी कि जिस वर्ब का टेंस होता है और जो वो सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग एग्री करती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. तो सेंटेंस आपको पता लग गया होगा कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंटेंस, और इसमें एक फाइनाइट वर्ब होना कंपल्सरी है. अब आते हैं क्लोजेस, जो कि आज का टॉपिक है. क्लोजेस क्या होते हैं. क्लोजेस आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इस बात में आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना. क्लोजेस हमेशा एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोजेस हो सकते हैं. एक या एक से ज्यादा क्लोजेस हो सकते हैं. अगर किसी सेंटेंस में एक क्लोज है तो उसको हम क्लोज नहीं बोलेंगे, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है. तो आज हम करेंगे क्लोजेस. क्लोजेस आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. उनमें भी एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है. तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा, एक एक होगा तो हम उसको सेंटेंस ही बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो हम उसको क्लोजेस बोलेंगे. तो आज हम करते हैं क्लोजेस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनके यूजेस क्या है. लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई डू नॉट नो व्हाट ही डज. देखिए आई डू नॉट नो, एक पार्ट तो ये हो गया. व्हाट ही डज, आप क्या करेंगे, इनमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे और फाइनाइट वर्ब्स ढूंढेंगे. हमें पता लगेगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी फाइनाइट वर्ब्स है. तो आई इज द सब्जेक्ट. डू हेल्पिंग वर्ब हो गया. नो, डू नॉट क्या हो गया, वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब. देन ही हो गया सब्जेक्ट, डज हो गई फाइनाइट वर्ब. यानी कि इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, दो फाइनाइट वर्ब्स है. तो इसमें कितने क्लोजेस होंगे, इसमें टू क्लोजेस होंगे. कितने क्लोजेस होंगे, टू. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. दिस इज द बुक. तो दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया फाइनाइट वर्ब, दैट यू हो गया सब्जेक्ट, गिव हो गई फाइनाइट वर्ब. यानी कितने सब्जेक्ट हो गए, टू सब्जेक्ट, टू फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि टोटल टू क्लोजेस. इसमें भी टू क्लोजेस. अब नेक्स्ट देखिए. आई वॉक्ड फास्ट. आई सब्जेक्ट, वॉक्ड फाइनाइट वर्ब, बट आई सब्जेक्ट, मिस्ड फाइनाइट वर्ब. तो इसमें भी टू क्लोजेस हो गए. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई एम इल सो आई एम ऑन लीव. आई सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया वर्ब, फाइनाइट वर्ब है ये. सो आई अगेन सब्जेक्ट, एम इज फाइनाइट वर्ब. यानी कि दो सब्जेक्ट, दो फाइनाइट वर्ब. इट मींस इसमें भी टू क्लोजेस है. नेक्स्ट देख लेते हैं. गॉड हेल्प्स. गॉड सब्जेक्ट, हेल्प्स इज फाइनाइट वर्ब. दोज हु सब्जेक्ट हो गया, हेल्प फाइनाइट वर्ब हो गया, themselves. ही सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स हो गया फाइनाइट वर्ब, बट ही सब्जेक्ट एंड does not get is finite verb. So does is finite verb here. तो
स्टूडेंट्स आपने ये तो देखा कि इन सब सेंटेंसेस में टू क्लोजेज है, क्योंकि जितनी फाइनाइट वर्ड्स होती है उतने ही सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लोजेस कितनी तरह के होते हैं। अब एक एक सेंटेंस को हम फिर से ध्यान से देखते हैं और फिर पढ़ते हैं। आई डू नॉट नो वट ही डज। देखिए मैंने इनको कॉलम्स में बना के लिखा है। आई डू नॉट नो, ये है एक क्लोज। सेकंड क्या है, व्हाट ही डज, व्हाट ही डज। मैंने सेंटेंस को टू क्लोजेस में ब्रेक कर दिया। इसी तरह सेकंड, दिस इज द बुक दैट यू गेव मी। ओके, आई वॉक्ड फास्ट बट आई मिस्ड द बस। I am ill, so I am on leave. I am ill, so I am on leave. God helps those who help themselves. He works hard, but he does not get success. अब आप ध्यान से देखिए, ये जो I do not know, अगर हम पीछे वाला पार्ट हटा दें तो इसका मीनिंग तो क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर हम आगे वाला पार्ट हटा दें, व्हाट ही डज, तो ऐसा लगेगा व्हाट ही डज क्या करता है, क्या आप क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा लग रहा है कि इसकी सेंस कंप्लीट नहीं है। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें दोनों को साथ में लगाना पड़ेगा, दोनों क्लोजेस को। तो अगर इस तरह के दो क्लोजेस एक सेंटेंस में हो तो जिस क्लोज का मीनिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज। जिस क्लोज का मीनिंग दूसरे क्लोज पे डिपेंडेंट ना हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज, या आप उसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। और उसके साथ जो दूसरा क्लोज होता है जिसका मीनिंग पहले वाले क्लोज पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, या उसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। तो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। अब जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो, इस टाइप का अगर सेंटेंस हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब दूसरे टाइप का, ये जो दूसरा कॉलम बनाया है हम दूसरी टेबल में, इसको देख लेते हैं। आई वॉक्ड फास्ट, आई मिस्ड द बस। ये दो क्लोजेज हैं, दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है, एक कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और अगर हम पीछे वाला पार्ट हटा देते हैं तो आगे वाले क्लोज का मीनिंग क्लियर है, और इसी तरह आगे वाला हटा देते हैं तो पीछे वाले क्लोज का भी मीनिंग अपने आप में क्लियर है, वो पहले पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इस तरह से अगर क्लोजेस हो, दो क्लोजेस है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, मीनिंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, आपस में किससे कनेक्टेड है, कंजंक्शन से कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सो इस टाइप के क्लोजेस अगर होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस। और जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस हो उस सेंटेंस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस हो उस टाइप के सेंटेंस को बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो आप जो सेकंड मैंने टेबल बनाई उसके सारे एग्जांपल्स पढ़िए। आई वॉक्ड फास्ट, ये दूसरे वाले क्लोज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। आई मिस द बस,
आई एम इल, इतना सेंटेंस भी अगर आप बना देते हो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पहले वाला हटा दे, आई एम ऑन लीव, इसका मीनिंग भी अपने आप में क्लियर है। इसी तरह ही वर्क्स हार्ड, और सेकेंड पार्ट ही डज नॉट गेट सक्सेस। तो जो दोनों कॉलम्स में क्लॉजेज है एक दूसरे से कनेक्टेड है बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह के जब क्लॉजेज हो तो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। तो लर्नर्स, इस एक्सरसाइज से आपको 3 चीजें क्लियर हुई होंगी। पहली बात कि क्लॉजेज कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो 3 तरह के हमारे क्लॉजेज होते हैं। दूसरा कि सेंटेंसेस जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये सेंटेंसेस में क्लॉजेज कैसे यूज होते हैं। लर्नर्स, पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, इट कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इन द प्रेडिकेट। और वर्ब जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्ब विल बी फाइनाइट वर्ब। इट हैज ओनली वन प्रिंसिपल क्लोज, और इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगा। प्रिंसिपल क्लोज जैसे कि अभी बताया है कि which depend on its own for its meaning, वो दूसरे क्लोज पर मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए ग्रेट पर्सन, इसमें एक ही क्लोज है, यानी कि एक सेंटेंस जिसमें एक ही क्लोज है वो सेंटेंस होगा, उसको क्लोज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स किस तरह से हो सकते हैं, देखते हैं। पहले, कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन मेन और प्रिंसिपल क्लोज, कि इसमें एक से ज्यादा मेन या प्रिंसिपल क्लोज होगा। These clauses are joined by coordinating conjunctions, और जो ये क्लॉजेज है ये आपस में किससे जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या होती है, एंड, बट, yet, still, so, therefore, or, otherwise, neither nor, either or, etc. अब लर्नर्स कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बन सकता है। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। ही पास्ड ये एक क्लोज है, हिज सिस्टर फेल्ड ये सेकंड क्लोज है। यानी कि पहले वाला स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड सेंटेंस में दो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होंगे जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ईदर कम इन और गेट आउट। देखिए ईदर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, हम इसका मतलब यू होगा, ईदर यू कम इन और यू गेट आउट, तो दैट इज अंडरस्टूड। तो ईदर कम इन एक हो गया और गेट आउट सेकंड हो गया, अलाउ अदर्स टू कम इन ये तीसरा क्लोज हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में कितने कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस हो गए, 3 क्लोजेस हो गए, कम इन, गेट आउट, अलाउ अदर्स टू कम इन। तो यानी कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, 3 कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस आर देयर इन दिस कंपाउंड सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखिए, वी आस्क्ड हर वेयर शी हैड लॉस्ट हर रिंग बट शी रिफ्यूज टू आंसर। देखिए बट से लगा, यानी कि बट से पहले वाला एक कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है और बट के बाद वाला शी रिफ्यूज टू आंसर सेकंड कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है। अब इस क्लोज को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, वी आस्क्ड हर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। वेयर शी हैड लॉस्ट हर रिंग, ये इसका डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। यानी कि इस कंपाउंड सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, देखिए ये थर्ड वन,
पहले इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेज हुए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेटिंग क्लोज में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फिर क्या है, एक प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। और जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेटिंग क्लोज था वो सिंपल सेंटेंस है, शी रिफ्यूज टू आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेज व्हाट ही मीन्स एंड ही मीन्स व्हाट ही सेज। देखिए एंड से कनेक्टेड है, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि एक क्लोज इधर की साइड ये हो गया और दूसरा एंड के दूसरी साइड हो गया। अब इस वाले क्लोज को आप ध्यान से देखिए, ही सेज व्हाट ही मीन्स, ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही सेज इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। व्हाट ही मीन्स क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। और इधर ही मीन्स मेन या प्रिंसिपल क्लोज हो गया, व्हाट ही सेज डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ, इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस थे, दोनों के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको पता ही है एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट। दूसरे पार्ट में भी वन प्रिंसिपल क्लोज वन सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि एक कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंसेस का किस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ये देख लेते हैं। सो ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज वन मेन और प्रिंसिपल क्लोज, जिसमें एक मेन या प्रिंसिपल क्लोज होगा, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोजेस, यानी कि मेन क्लोज होगा एक और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो वी नो क्या है, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, और दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो गया और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द हाउस, ये है मेन क्लोज, क्योंकि इसका मीनिंग इंडिपेंडेंटली अपने आप में क्लियर है। और जो दूसरा पार्ट है, वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड, अगर मैं यहां से सेंटेंस बिगिन करती हूँ वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड, तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है पहले वाले पार्ट के बगैर। तो ये पहला हो गया प्रिंसिपल क्लोज, सेकेंड हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन प्रिंसिपल क्लोज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लोज। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, वी नो दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वी नो एक क्लोज हो गया, दैट गॉड हेल्प्स दोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, हु हेल्प देमसेल्व्स ये सेकंड सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो वी नो प्रिंसिपल क्लोज, दैट गॉड हेल्प्स दोज सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि इसका जो मीनिंग है दैट गॉड हेल्प्स दोज अकेला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मीनिंग जानने के लिए आपको बाकी प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसी तरह हु हेल्प देमसेल्व्स, इसमें ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, यानी इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और दो सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो गए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई हर्ड अबाउट योर अराइवल, व्हेन आई हर्ड, जब मुझे आपके आने के बारे में पता लगा, तो मीनिंग तो कंप्लीट नहीं है, तो ये कौन सा क्लोज होगा, ये होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। और अगले वाला पार्ट देखिए, आई रैन टू द स्टेशन, इसका मीनिंग तो क्लियर है, आई रैन टू द स्टेशन, ये कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लोज। अब वेयर आई कुड ग्रीट यू, वेयर आई कुड ग्रीट यू, जहां मैं आपका वेलकम कर सकूं,
इसका मीनिंग भी अपने आप में क्लियर नहीं है, तो ये कौन सा क्लोज होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस सेंटेंस में वन प्रिंसिपल क्लोज हो गया और दो सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो गए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसा हो सकता है? एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और दो सबऑर्डिनेट क्लोजेस होंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लर्नर्स, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस, कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस किस तरह से कैसे यूज होते हैं एक सेंटेंस में। लेट्स सी, पहले एग्जांपल्स पढ़ते हैं। आई नो, ये मेन क्लोज हो गया। वेयर ही लिव्स, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आई नो द प्लेस, प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज, वेयर ही लिव्स इज सबऑर्डिनेट क्लोज। I shall go is the main clause, where he lives is subordinate clause. Learners, अब आप देखेंगे कि where he lives मैंने तीनों सेंटेंसेस में लगाया है, तीनों में ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो अब ये देखिए, पहले सेंटेंस में I know, आपको पता है वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई नो, मुझे क्या पता है? वेयर ही लिव, वेयर ही, अगर मैं लिखती हूँ आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे क्या है? हिज एड्रेस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है नाउन। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वर्ड यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक क्लोज यूज हो रहा है, जो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? वेयर ही लिव्स नाउन क्लोज है, ये वर्ब नो का नाउन है, ये वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है। तो आई नो व्हाट, तो आप क्वेश्चन पूछ के देखेंगे, आई नो व्हाट वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स उसका आंसर दे रहा है। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर वर्ड से आए, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि वो वहां पे नाउन क्लोज है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। आई नो द प्लेस, नो वर्ब है, द प्लेस क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। वेयर ही लिव्स, और वेयर ही लिव्स मीन्स प्लेस की क्वालिटी कौन बता रहा है? ये जो क्लोज है ये प्लेस की बारे में बता रहा है, यानी कि उसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो बता रहा है। तो विच प्लेस, यानी कि प्लेस के बारे में, तो ये कौन सा हो गया? एडजेक्टिव क्लोज, यानी जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंगल वर्ड होता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन वो एक क्लोज की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। तो लर्नर्स, आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जब आप क्लोज बोलो तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंगल वर्ड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लोज में डिफरेंस है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए। आई शैल गो, गो क्या है? वर्ब। वेयर ही लिव्स, तो गो वेयर, आप क्वेश्चन पूछोगे गो वेयर, वेयर किसका आंसर दे रहा है? गो का, कहाँ जा रहा है? वेयर ही लिव्स, यानी कि इसका जो वर्ब का जो जगह बता रहा है, तो ये क्या है? ये एडवर्ब है, यानी वर्ब की जो क्वालिटी बता रहा है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे वेयर ही लिव्स क्या यूज हुआ है? एज एन एडवर्ब क्लोज। तो लर्नर्स, आपने ध्यान से देखा होगा मैंने सेम क्लोज लिया है, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स इन तीनों सेंटेंसेस में, लेकिन तीनों में सेम क्लोज डिफरेंटली वर्क कर रहा है। पहले सेंटेंस में ये एज ए नाउन क्लोज वर्क कर रहा है, सेकंड में द सेम क्लोज इट इज वर्किंग एज ए एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरे में इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब क्लोज। तो इस बात को ये मत समझिए कि कोई एक क्लोज दे दिया वो
एक पर्टिकुलर फॉर्म में अगर नाउन है तो नाउन क्लोज ही यूज होगा, या एडजेक्टिव क्लोज ही यूज होगा, या एडवर्ब क्लोज ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। हम उसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस पे, इस पे डिपेंड करता है। हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, हम उसको किस वे में कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ये उस बात को बताता है कि वो किस फॉर्म में यूज हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने वर्ड लिया है व्हेन। व्हेन से अब सेंटेंसेस बनाए हैं, बट जो नाउन क्लोज है वो डिफरेंट है हर सेंटेंस में। आई वॉन्ट टू सी व्हेन ही कम्स बैक। तो आई वॉन्ट टू सी क्या है, वर्ब। वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो व्हेन ही कम्स बैक, आई वॉन्ट टू सी, आप क्वेश्चन पूछ के देखिए, आई वॉन्ट टू सी व्हाट, व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, व्हेन ही कम्स बैक। तो व्हेन ही कम्स बैक, जैसे कि मैंने बताया था, जो व्हाट का आंसर देता है उसको बोलते हैं हम नाउन क्लोज। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन यू वर बोर्न। तो आई रिमेंबर द टाइम, कौन सा टाइम, विच टाइम, व्हेन यू वर बोर्न। तो कौन से टाइम के बारे में बता रहा है, तो यानी कि ये टाइम की क्वालिटी बता रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज। अब थर्ड देखिए, आई वॉज एट होम व्हेन ही केम। तो आई वॉज एट होम कब, व्हेन ही केम, यानी कि वर्ब के बारे में बता रहा है, कब था, व्हेन ही केम। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज। इसी तरह दो और एग्जांपल्स देखिए, डू यू नो, नो क्या है, वर्ब। डू यू नो व्हाट, व्हाट का आंसर किससे आ रहा है, विच बुक इज बेटर। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। और नेक्स्ट में देखिए, द बुक विच यू गेव मी इज बेटर। द बुक इज बेटर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, द बुक इज बेटर। और बीच में विच यू गेव मी, विच यू गेव मी क्या है, किसकी क्वालिटी है, बुक की क्वालिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज। तो लर्नर्स, आप पहले इस उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि वो क्लोज किस फॉर्म में यूज हुआ है, नाउन क्लोज में, एडजेक्टिव क्लोज में, या एडवर्ब क्लोज में। लर्नर्स, अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि हमें ये कैसे पता लगे कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, या एडवर्ब क्लोज है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए, तीनों क्लोजेस को पहचान कैसे करेंगे। नाउन क्लोज इज एन आंसर टू व्हाट, कि जब भी आपको क्लोज मिलता है आप क्वेश्चन पूछिए वर्ड से, जो भी क्लोज वर्ड का आंसर देता है वो नाउन क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू आर ऑनेस्ट। तो आई नो, नो के बाद पूछिए व्हाट, आंसर किससे आ रहा है, यू आर ऑनेस्ट। तो ये क्या होगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। आप एडजेक्टिव क्लोज की कैसे पहचान करेंगे, एन एडजेक्टिव क्लोज इज प्रीसीडेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो एडजेक्टिव क्लोज है वो नाउन या प्रोनाउन उससे पहले आता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव क्लोज आएगा। जैसे मैं कहती हूँ, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच इज वेरी प्रीशियस, which is very precious। तो द बुक, बुक की क्या क्वालिटी है, which is very precious। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। यानी कि एडजेक्टिव क्लोज हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। ठीक है, अब एडवर्ब क्लोज की पहचान कर लेते हैं कि हम ये कैसे पहचाने कि ये कौन सा एडवर्ब क्लोज है कि नहीं है। एन एडवर्ब क्लोज में प्रीसीड और फॉलो द मेन क्लोज, कि जो मेन क्लोज होता है उससे
एडवर्ब क्लोज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, देखिए, जो कि एडजेक्टिव क्लोज में पॉसिबल नहीं है। लुक हियर, वेयर यू गो, आई विल गो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल गो वेयर यू गो। यानी कि जो एडवर्ब क्लोज है वो इंटरचेंजेबल है। मेन क्लोज आप पहले भी लिख सकते हैं और मेन क्लोज को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन एडवर्ब क्लोज में आप इसको कोशिश करके देखिए। विच इज वेरी प्रीशियस दिस इज बुक, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप इसमें आपस में इनकी क्लोजेस की पोजीशन चेंज करेंगे तो सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा। तो लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा क्लोज है और इसको कहाँ पे यूज किया गया है। लर्नर्स, अब हम देखेंगे कि एक नाउन क्लोज एक सेंटेंस में कैसे यूज होता है, वो किस किस का काम कर सकता है एक सेंटेंस में। लेट्स सी। फर्स्ट, नाउन क्लोज कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि वो सब्जेक्ट वर्ब में हमेशा कहाँ आता है, वर्ब से पहले आता है। सी हियर, व्हाट वेयर ही गोज इज नॉट नोन टू अस, तो मीन्स वर्ब इज, तो इससे पहले वेयर ही गोज, दिस इज वर्किंग, दिस क्लोज इज वर्किंग एज ए नाउन, तो दिस इज नाउन क्लोज। सेकेंड देखिए, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू, इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इट इज व्हाट ही सेज, तो यहाँ पे नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट टू द वर्ब। नेक्स्ट देखिए, द नाउन क्लोज इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के कहाँ होता है, बाद में आता है। लुक हियर, ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड क्या है, वर्ब है, that he would help me, that he would help me, this is a clause, यानी कि वर्ब के बाद जब नाउन क्लोज यूज हो रहा है that is used as an object to the verb। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, I know, नो क्या है, वर्ब के बाद क्या है, who has taken my book। अब अगर आपको ये भी पता करना, जैसे मैंने आपको नाउन क्लोज कैसे जानते हैं कि नाउन क्लोज है या दूसरा क्लोज है, आप क्वेश्चन पूछ के देख लीजिए, आई प्रोमिस्ड व्हाट दैट ही वुड हेल्प मी, जो व्हाट का आंसर देता है वो नाउन क्लोज है। आई नो व्हाट हु हैज टेकन माय बुक, तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। नेक्स्ट, the noun clause is used as an object of a preposition, preposition का object हमेशा बाद में लगता है। look here, my success depends on क्या है, preposition, उसके बाद क्वेश्चन पूछो what, how I take my work, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लोज, यानी कि preposition के जस्ट बाद जो भी नाउन क्लोज यूज हो रहा है दैट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। इसी तरह लिसन टू क्या है, प्रपोजिशन, लिसन टू व्हाट आई से, तो व्हाट आई से इज नाउन क्लोज हियर वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। नेक्स्ट, नाउन क्लोज इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू एन इंफिनिटिव, इंफिनिटिव क्या होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वॉन्ट टू नो, इसके जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू नो व्हाट, व्हाई यू हैव स्टोलन माय बुक, तो दिस इज नाउन क्लोज। आई एम ग्लैड टू हियर व्हाट दैट यू हैव टॉप्ड द एग्जाम, यानी कि टू इंफिनिटिव के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नाउन क्लोज इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू अ जीरंड, जीरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आई बिलीव इन गिविंग व्हाट, व्हाटएवर शी वांट्स, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए जीरंड। शी इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, आईएनजी फॉर्म है, ऑफ व्हाट, whosoever opposes her। तो ये देखा कि हमने कि नाउन क्लोज डिफरेंट फंक्शंस करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज द नाउन क्लोज इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, कि मीन्स उसकी कॉम्प्लीमेंट्स करे, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। आई मेड हिम, क्या बनाया, व्हाट ही इज टुडे। द फैक्ट इज
What is the fact? That she knows everything. So these are the examples of noun clause as a complement to the verb. अब next देखिए, the noun clause is used as in the opposition to a noun. Opposition to the noun means the clause will give additional information about the noun. Just like the information that he was ill. कौन सी information? That he was ill is wrong. तो means noun clause यहाँ पे क्या दे रहा है? Additional information दे रहा है noun के बारे में. Next is the news. कौन सा news? That he is dead is untrue. तो means this is giving additional information about the noun. इसी तरह noun clause is used in opposition to the pronoun it. It means it को define कर रहा है, it के बारे में बता रहा है. Just like it is clear that he will help us. तो अगर मैं पूछूं what is clear? That he will help us. इसका आंसर ये है. it को कौन डिफाइन कर रहा है? That he will help us is clear. ठीक है, तो यहाँ पे it को डिफाइन करने के लिए noun clause यूज हुआ है. इसी तरह it is strange that she doesn't know my name. तो अगर मैं पूछूं what is strange, it किसके लिए स्टैंड हो रहा है? It is standing that she doesn't know my name is strange. तो मीन्स it को कौन डिफाइन कर रहा है? noun clause डिफाइन कर रहा है. तो इस तरह से हमने noun clause के डिफरेंट यूजेस किए. लर्नर्स, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कनेक्टिव्स हैं जो कि noun clauses के बिगिनिंग में होते हैं. सबसे पहला है कंजंक्शन that. एग्जाम्पल देखिए, he told me that he was ill. तो यहाँ पे जो नाउन क्लोज है that से बिगिन हो रहा है. ठीक है, अब बाकी और कौन से है देखिए. सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन वर्ड्स लाइक what, where, when, how, who, whom, which, why. ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनसे भी नाउन क्लोज स्टार्ट हो सकता है. अब एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट नो एंटीसीडेंट नाउन इज एक्सप्रेस्ड. नो एंटीसीडेंट नाउन इज एक्सप्रेस्ड का क्या मीनिंग है कि नाउन क्लोज से पहले कोई नाउन नहीं आना चाहिए अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है तो. एग्जाम्पल देखिए, आई नो हु हैज इन्फॉर्म द पुलिस. तो who has informed the police, this is your noun clause. और noun clause से पहले कोई noun नहीं है, verb है, तो ये क्या होगा? करेक्ट है. अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ I know him, अगर मैंने यहाँ पे him लगा दिया तो अब आपका ये noun clause नहीं रहेगा, ये him की क्वालिटी हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा. तो ये वाली आपको एक स्पेशल ध्यान में रखनी है कि नाउन क्लोज में जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला नाउन क्लोज है उससे पहले नाउन नहीं होना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज. देखिए, दिस इज वर्ब है, वर्ब के डायरेक्ट बाद क्लोज आ गया, व्हाट आई वांट टू से. अब थर्ड पॉइंट देखिए, इफ और वेदर दे आर आल्सो यूज्ड इन नाउन क्लोजेस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यस और नो क्वेश्चंस आर पुट इनटू अ नाउन क्लोज, the clause is introduced by if or whether. यानी कि जब yes और no वाले क्वेश्चन का आंसर आता है नाउन क्लोज से तो हम नाउन क्लोज को if या whether से इंट्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आपको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा. I asked her, ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल क्लोज. If she can solve this question, अब देखिए इसका आंसर yes या no में ही आएगा. Yes she can, no she can't. तो अगर क्वेश्चन यस और नो में आता है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? इफ या वेदर से. डू यू नो इफ शी विल कम? डू यू नो इफ शी विल कम? यस या नो होगा? डेफिनेटली. तो इफ से बिगिन कर दिया. वेदर ही कम्स और नॉट, दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लोज, नाउन क्लोज. डज नॉट बॉदर मी. सो यहाँ पे वेदर से यस और नो में आंसर आएगा. लर्नर्स, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क में पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा. अगर नाउन क्लोज में वेदर है या कोई क्वेश्चन वर्ड है
तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखिए, डू यू नो इफ शी विल कम, तो डू यू ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेदर ही कम्स और नॉट डज नॉट बॉदर मी, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोज है, ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है, तब आप समझ जाओगे कि ये पूरा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। अब एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि नाउन क्लोज पहचानने के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वर्ड से क्वेश्चन पूछिए। एक दूसरी ट्रिक है, आप ना नाउन क्लोज की जगह समथिंग लिख के देखो। अगर सेंटेंस करेक्ट बन रहा है तो इट मीन्स इट इज ए नाउन क्लोज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, आई आस्क्ड, ये है नाउन क्लोज, इफ शी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। आई आस्क्ड हर समथिंग, स्टेटमेंट ठीक बन रही है, करेक्ट सेंटेंस बन रहा है, इट मीन्स दिस इज नाउन क्लोज। डू यू नो इफ शी विल कम, क्या है नाउन क्लोज, इसकी जगह डू यू नो समथिंग, क्वेश्चन इज करेक्ट, इट मीन्स दिस इज ए नाउन क्लोज। वेदर ही कम्स और नॉट, ये क्या है नाउन क्लोज। डज नॉट बॉदर मी, तो यहाँ पे नाउन क्लोज की जगह क्या लिख देंगे आप, समथिंग डज नॉट बॉदर मी, क्वेश्चन ठीक बन रहा है, इसका मतलब सेंटेंस ठीक है। तो ये थे हमारे नाउन क्लोजेस। लर्नर्स, अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं और हमें उनको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और क्या यूज करना है, हमें नाउन क्लोज यूज करना है। चलिए करते हैं। पहला सेंटेंस है द थीफ विल बी कॉट, और इसका दूसरा सिंपल क्वेश्चन है इट इज सर्टेन। तो आपको दोनों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हैं, इट इज सर्टेन दैट द थीफ विल बी caught, it is certain that the thief will be caught. Next, it is a surprise, पहला सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। दूसरा, where all the students have gone, ये सेकेंड सिंपल सेंटेंस हो गया, आपको जोड़ना है। तो where all the students have gone, ये वाला पार्ट हमने आगे ले लिया, is a surprise, यानी कि it को हमने किससे रिप्लेस किया, where all the students have gone is a surprise। ये देखिए हमने where स्टार्टिंग में जरूर आया है, यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये नाउन क्लोज यूज हुआ है, तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, he is innocent, ये सिंपल सेंटेंस एक हो गया। दूसरा है the police are investigating it, पुलिस आर होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, पुलिस इज नहीं होता, पुलिस आर होता है। तो आप इन दोनों को जोड़ के कैसे बना सकते हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, फिर इसको वेदर से कनेक्ट कर लीजिए, वेदर ही इज इनोसेंट, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर ही इज इनोसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो इट, एक सेंटेंस हो गया। हाउ द रेन इज कॉज्ड, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें जब आप जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो कैसे कर सकते हैं, डू यू नो हाउ द रेन इज कॉज्ड। इसी तरह फिर देखिए, आई सेड समथिंग, आई एम सॉरी फॉर इट, तो आप कैसे जोड़ेंगे, आई एम सॉरी फॉर what I said, I am sorry for what I said। एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर कुछ बच्चे ऐसी गलती कई बार करते हैं, वो क्या होता है कि I am sorry for my statement लिख देते हैं। आपने लिख तो दिया, सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है यूजिंग नाउन क्लोज। समथिंग एक क्लोज है, माई स्टेटमेंट एक क्लोज है, नहीं है, ये एक क्लोज नहीं, क्लोज में क्या होने चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब डेफिनेट और एक उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब तो होनी ही चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। माई स्टेटमेंट इज ए नाउन, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत कर देना, इस बात का आपको
ध्यान रखना है। तो ये था हमारा नाउन क्लोज। लर्नर्स, अब हम करेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज का सेकंड पार्ट, जो कि है एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज। आप कोई भी नाम बोल सकते हैं एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज में से। लर्नर्स, ये बताइए कि रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव, हम क्लोज की बात नहीं करते, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लोज यूज करना है जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये एक वर्ड नहीं होगा, ये एक क्लोज होगा, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, तो लेट्स सी। द मैन यहाँ पे क्या है? नाउन। हु ओपन द डोर, उसकी यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया है, उसके बारे में क्या बताया है? हु ओपन द डोर इज माई फ्रेंड। तो द मैन इज माई फ्रेंड क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लोज। हु ओपन द डोर, ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि जो द मैन के बारे में कौन से क्लोज से पता लग रहा है? हु ओपन द डोर। और यहाँ पे ये हु ओपन द डोर, नाउन द मैन का एडजेक्टिव क्या यूज हो रहा है? इट इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज। यहाँ पे हु ओपन द डोर क्या कैसे यूज हो रहा है? इट इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा एग्जांपल देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। दोज क्या है? आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन उसके बारे में कौन सा क्लोज बता रहा है? हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पे ये जो क्लोज है कैसे यूज हो रहा है? इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज। ये प्रिंसिपल क्लोज है आगे वाला, गॉड हेल्प्स दोज, और जो ये पीछे वाला आपका एडजेक्टिव क्लोज है, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस मेन क्लोज का, प्रिंसिपल क्लोज का। अब थर्ड देखिए, ही इज द मैन, ये आपका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। हु इज वेरी पॉपुलर, हु इज वेरी पॉपुलर, ये क्या है? ये जो इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव क्लोज है, ये कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का, उसकी एडिशनल उसके बारे में बता रहे हैं, वर्ब के रिलेटेड और एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं। तो इन दिस पार्ट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी लर्नर्स कि एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में कैसे यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कनेक्टिव्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग एडजेक्टिव क्लोजेस। सबसे पहले होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव क्लोजेस में। वो कौन से हैं? हु, whom, whose, which एंड that। एक बात आप ध्यान रखिएगा, who, whom, whose आप पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, which एंड that आप थिंग्स के लिए यूज करेंगे। that आप पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आजकल ज्यादा ट्रेंड में है वो that है, बट which is also used। अब एग्जांपल देखिए, he is the boy। अब बॉय क्या है? पर्सन है, पर्सन के लिए क्या यूज करोगे? who helped me। तो he is the boy who helped me। this is the book। book क्या है? थिंग है, तो हमने क्या लगाया? आप which लगा सकते हैं या that लगा सकते हैं, तो that you gave me। और कौन से कनेक्टिव्स यूज होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स भी यूज होती है, और वो कौन कौन सी है? वेयर, व्हेन एंड व्हाई। देखिए एग्जांपल, आई डू नॉट नो द प्लेस। अब ये प्लेस है तो आप क्या लगाएंगे? वेयर ही वॉज बोर्न। आप वेयर से स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह आई डू नॉट नो द रीजन। रीजन है, रीजन किससे स्टार्ट करेंगे? व्हाई ही इज एब्सेंट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्लेस है तो आप वेयर कर लेंगे, और अगर कोई रीजन है तो व्हाई, और कोई टाइम से रिलेटेड होगा तो आप व्हेन यूज करेंगे। लर्नर्स, नाउ लेट्स डू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज दो तरह के होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होते हैं उनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
तो दिस टाइप ऑफ रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब्स द प्रीसीडिंग नाउन, कि जिस नाउन के बाद ये आते हैं उसको डिफाइन करते हैं, और this clause gives essential information about the noun placed before it. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, देखते हैं. The boy, boy क्या है, आपका नाउन है. Who is wearing yellow shirt, ये उसको, ये जो क्लोज है इससे उसको डिफाइन किया गया है. Is my brother. तो अगर मैं ये क्लोज हटा देती हूँ, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, तो द बॉय इज माई ब्रदर, तो सेंटेंस बड़ा ही वियर्ड सा, ऑकवर्ड सा लगेगा. तो ये तो क्लियर है भाई, सम बॉय विल बी ब्रदर ओनली. सो जो ये जो क्लोज होता है ना, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द कंडक्टर इज ए पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स ऑन ए बस. और अगर मैं लास्ट वाला क्लोज ना लगाऊं तो क्या होगा, अ कंडक्टर इज ए पर्सन. तो इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, कंडक्टर इज ए पर्सन, ओनली पर्सन ही होता है. तो जो ये क्लोज है रिलेटिव क्लोज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, ये उसके बारे में एसेंशियल बातें बता रहा है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. ये क्या होता है, इट डज नॉट डिफाइन द नाउन, रादर इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ये नॉन डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लोज है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा. एग्जांपल देखिए. माय ब्रदर हु इज 20 years old इज स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी. तो माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन ए यूनिवर्सिटी, तो आपका मेन क्लोज हो गया. और जो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है ना, हु इज 20 years old, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इसी तरह अगला सेंटेंस देखिए. हिज हाउस विच इज वेरी बिग हैज नो वेंटिलेशन. तो जो ये विच इज वेरी बिग, ये उसके हाउस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये उसको डिफाइन नहीं कर रहा है. दिस इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है वो हमेशा कोमा से सेपरेट किया जाएगा सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है. और इससे पहले वाला जो डिफाइनिंग था उसमें कोमा नहीं आता है, ये बात आपको अच्छे से माइंड में रखनी है. लर्नर्स, अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं. इसमें क्या होता है, जनरली सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, आपको एडजेक्टिव क्लोज यूज करना है. देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं. जैसे पहला एग्जांपल है, रोहन कीप्स ए डॉग, ये एक सिंपल सेंटेंस है. आई लाइक इट, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस है. हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यूज क्या करना है, एडजेक्टिव क्लोज. तो आप कैसे कर सकते हैं, आई लाइक द डॉग विच रोहन कीप्स. इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए. आई नो द बॉय, ये फर्स्ट पार्ट हो गया एक सेंटेंस. दूसरा है, ही स्टोल योर पेन. अब आपको इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कैसे बना सकते हैं, आई नो द बॉय हु स्टोल योर पेन. एक और एग्जांपल देखिए. वेयर वर यू बोर्न, ये फर्स्ट सिंपल सेंटेंस हो गया. डू यू नो द प्लेस, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया जो कि सिंपल है. आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कैसे बनाएंगे, डू यू नो द प्लेस वेयर यू वर बोर्न. तो इस तरह से आप उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे. यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है. अगर देखिए यहाँ पे डॉग था तो आपको रिलेटिव क्लोज के लिए जो वर्ड है कनेक्टर, वो बिल्कुल उसके बाद यूज किया. और आपको पता है एनिमल्स के लिए विच यूज होगा. यहाँ पे क्या था, बॉय, बॉय के लिए हु यूज करना है. और यहाँ पे क्या था, प्लेस, प्लेस के लिए क्या यूज करना है, वेयर. तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है. तो लर्नर्स, अब हम करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लोज. जो क्लोज किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे उसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज. और एक एडवर्ब क्लोज क्या क्या करता है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. देखिए. शी ओपन्ड द डोर when she heard the bell. तो when she heard the bell, ये क्या है आपका
एडवर्ब क्लोज है, ये कर क्या रहा है इस सेंटेंस में? इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब ओपन, इट डज द वर्क ऑफ मॉडिफाइंग द वर्ब ओपन। अब सेकंड देखिए, ही रैन सो फास्ट दैट ही won द रेस। सो फास्ट, फास्ट क्या है आपकी? फास्ट इज एडवर्ब, और इसके बारे में फर्दर इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? ये जो क्लोज है, दैट ही won द रेस। तो इस सेंटेंस में ये क्लोज इट इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब फास्ट, यानी कि ये फास्ट के बारे में फर्दर ऐड कर रहा है इसके। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, ही इज सो फूलिश। फूलिश क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव, दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि जो ये क्लोज है ये फुलिश को आगे फर्दर उसके बारे में फर्दर कुछ क्वालिटीज बता रहा है, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम तीनों इन एग्जांपल से क्या समझे कि एक जो एडवर्ब क्लोज है इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, इट कैन मॉडिफाई एन एडवर्ब, इट कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। तो इन तीन तरह से ये काम करता है एक एडवर्ब क्लोज इन सेंटेंस में। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लोज कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है उसके लिए कौन कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं? दीज आर व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, until, since, etc. कुछ एग्जाम्पल्स लिखे ताकि आपको बातें और क्लियर हो जाए। All stood up when the teacher came in. So this is when the teacher came in is the adverb clause of time. It began to rain. कब शुरू हुई? As soon as. इसमें किससे कनेक्ट किया है? As soon as I stepped out. This is adverb clause of time. I paint. मैं पेंट करता हूं कब? Whenever I get free time. He has not met me. वो मुझसे नहीं मिला है। कब से? After he became a star. तो ये जो वर्ड्स है when, as soon as, whenever, after, ये सारे कनेक्ट करते हैं जो हमें टाइम को इंडिकेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन के बारे में बताता है। कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होती है? वेदर, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस। एग्जांपल देखिए, इफ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट। इफ ये कंडीशन है कि मैं अगर प्रॉमिस करता हूं तो निभाता हूं। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल। तो ये कंडीशन है। इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, इनकी हेल्प से हम ये क्लोज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। ये प्लेस को इंडिकेट करने के लिए यूज होती है। और कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होती है? वेयर, वेयरएवर, व्हेंस, एटसेट्रा। एग्जांपल देखिए, यू कैन सिट वेयर यू लाइक टू। वेयर जहां बैठना चाहो, वेयर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। यू कैन पुट इट wherever you want to, wherever place को indicate कर रहा है। Learners, next is adverb clause of manner, और इसके लिए conjunctions कौन कौन सी यूज होती है? as, though, as if। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। he walks as if he has injured his leg। you can do as you like। तो as if, as ये क्या बता रहे हैं? मैनर कि किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। पर्पस बताते हैं किसी भी एक्शन का, किसी भी काम का। और कौन कौन सी कंजंक्शंस यूज होती है? दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लर्नर्स इस बात को हमेशा ध्यान रखना, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। नेक्स्ट, he walks a lot so that, पर्पस क्या है? he can lose some weight। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। तो इसमें जो एडवर्ब क्लोज होता है वो रीजन बताता है। और कौन कौन सी कंजंक्शंस यूज होती है? बिकॉज, सिंस,
as, that, etc. For example, I am glad that you have done your work. I am on leave because I have an urgent work. तो that, because ये जो conjunctions है इनके थ्रू हम रीजन बता रहे हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट. और जो कंजंक्शंस यूज होती है सो डैश डैश दैट डैश डैश का क्या मीनिंग है कि बीच में कुछ और वर्ड्स आएंगे. सच डैश डैश दैट. एग्जांपल देखिए, ही इज सो वीक दैट. तो सो और दैट के बीच में वीक. ही सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड अप. ही स्पीक्स in such a manner he speaks in such a low voice that nobody can hear him. तो इसमें क्या है, such dash dash that. तो he speaks in such a low voice that nobody can hear him. तो so dash dash that and such dash dash that, these conjunctions are showing the result. Next, adverb clause of comparison. ये comparison करने में हेल्पफुल है. और इसमें conjunctions कौन कौन सी यूज होती है, as dash dash as, so dash dash as, then etc. जैसे this book is costlier than I had expected. He is not so clever so dash as you think. He is not so clever as you think. तो ये उसका कंपैरिजन है कि जैसा सोचा था वैसा क्लेवर नहीं है. नेक्स्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन. इसमें हम कौन कौन सी कंजंक्शंस यूज करते हैं, दो, ऑल्दो, इवन इफ. एग्जांपल देखिए, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट. कि यानी कि एक चीज पुअर है लेकिन उसके दूसरी जो चीज है उसके ऑपोजिट है, तो उसका कंसेशन हो गया. दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट. वी मस्ट लर्न संस्कृत इवन इफ इट इज डिफिकल्ट. इवन इफ मीन्स चाहे कितने भी मुश्किल, यानी कि इसको कंसेशन हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये करना है इस सेंस में. तो वी मस्ट लर्न संस्कृत इवन इफ इट इज डिफिकल्ट. लर्नर्स, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें कुछ सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब क्लोज. देखिए, पहला है he has gone to Delhi. फर्स्ट सेंटेंस, I have not met him. हमें इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो हम कैसे बना सकते हैं, I have not met him since he has gone to Delhi और after he has gone to Delhi. आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल, द ऑडियंस स्टूड अप. तो आप कैसे बना सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द ऑडियंस स्टूड अप एज द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल. नेक्स्ट, ही इज वेरी पॉपुलर. एक सेंटेंस है, ही विल विन द इलेक्शन इजीली. ये दूसरा सेंटेंस है. आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो कैसे बना सकते हैं, he will win the election easily as he is very popular. अगला देखिए, I make promise, I keep it. तो आप कैसे बनाएंगे इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, if I make a promise, I keep it. नेक्स्ट देखिए, he sang, he worked. तो कैसे बना सकते हैं, he sang while he was working. So learners, इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्लोजेस कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इतना डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक बड़े आसानी से समझ आ जाए. और जो मैंने ट्रिक्स बताई है आपको उनको याद रखिए, उनको फॉलो कीजिए ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाए. With this, kindly subscribe your channel, The Gurukul of Excellence. Thank you. Bye-bye.